अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। ना हुआ नसीबे करार जान। ना हुआ नसीबे करार जान किस्त नंबर 4 आमना तारिक के कलम से। इसके बाद इसकी लास्ट एपिसोड होगी इंशाल्लाह और ये फिर नावल जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। माजी ये एक हफ़्ता मिन्हा की ज़िंदगी के तमाम तर हफ्तों से तेज़ी से गुजरा। हर गुजरते दिन के साथ दिल मज़ीद भारी होता रहा। ज़ाहिरी तौर पर मिन्हा कदरे समझी हुई थी, मगर दिल ही दिल में कुछ चुभ रहा था। वो अपना आखिरी मुखलिस रिश्ता खो देने को थी। दिल बार बार मलामत करता। वो शायद आने वाले कल की मुश्किलात से वाकिफ़ नहीं थी। शहज़ादी अपना तख्त व ताज छोड़कर किसी घर की कनीज़ बनने वाली थी। और फिर आखिर ये हफ़्ता गुजर गया और वो दिन आया जो इन दो जान से प्यारी दोस्तों पर निरी क़यामत था। मिन्हा तैयार हो रही थी। खैर, इसे तैयार होना नहीं कहा जा सकता। स्याह जोड़े के ऊपर सफ़ेद दुपट्टा लिए वो किसी शो के लिए तैयार लग रही थी। आंखें बार बार भर आ रही थी। शाम को मिन्हा की फ़्लाइट थी। इस वक्त वो अपना सामान देख रही थी, जिसमें उसने अपनी डिग्री के साथ कुछ कागजात, कपड़े, कुछ जूते वगैरह रखे थे और चंद तस्वीर इसके घर वालों की, उसकी ज़िंदगी भर के असासे की। वो असासा जो 1.5 माह पहले वो खो चुकी थी। नम आंखों से उसने बैग बंद किया और वहीं बेड पर बैठ कर रो दी। इस घर से इसकी सारी ज़िंदगी की यादें जुड़ी थीं। मगर जब याद आने वाले ही ना रहे तो यादें नीरी तकलीफ़ होती हैं। वो मुख्तलिफ लम्हे याद करके रो रही थी। उसकी आंखों के आगे कुछ मनाजिर फिल्म की मानंद चल रहे थे। इसके स्कूल का पहला दिन था। वो छोटी सी क्यूट सी बच्ची सुनहरी फ्रॉक में मलबूस थी। एक वजीह आदमी उसे कंधे पर उठाकर गाड़ी में लेकर जा रहा था और वो खिलखिलाकर हंस रही थी। बाबा आप जल्दी लेने आएंगे ना? वो हंसते हंसते रुकी और फिक्रमंदी से पूछने लगी। हाँ मेरी जान, मैं जल्दी आ जाऊंगा, सईद साहब ने यकीन दहानी कराई, जिस पर वो मुस्कुरा दी। अगले मंजर एक टीनेजर लड़की अपने भाई के साथ लूडो खेल रही थी। भाई इस बार छोड़ दें, ओके, अगली दफ़ा मैं आपको नहीं मारूंगी। उसके सामने बैठा यज़ान और उसके वालिदैन उसकी हालत पर बेख्तियार हंस रहे थे। अगले मंजर में वो घर के बालाई लॉन में खड़े थे। गुब्बारों से सारे लॉन को सजाया गया था। मिन्हा निक्सिक से तैयार एक टेबल के पीछे खड़ी थी। उसके घर वाले भी साथ ही खड़े थे। उसने झुककर टेबल पर पड़े केक पर लगी मोमबत्ती बुझाई। हैप्पी बर्थडे टू यू। सारे लॉन में आवाज़ें गूंजने लगी। तमाम मनाजिर धुंधले होते गए। आंख से आंसू उबलकर बाहर आ रहे थे। दिल में होक सी उठी। वो सर घुटनों में दिए धाड़े मार मार कर रोने लगी। हकीकत ने फिर से उसे आ घेरा। इसके यूं दीवानों की तरह रोने की आवाज़ से जोहा दौड़ती हुई ऊपर आई तो उसे देख जोहा की भी आंखें भर गई। उसने मिन्हा को गले लगाया, खुद भी सारो सार रोने लगी। एक अरसे से भरता अलावा बाहर निकलने का था। सईद मिन्हा जो कभी इनके कहकों से गूंजता था, आज इन्हीं के आंसुओं पर मगमूम था। दुनिया में दोस्ती से ज़्यादा खूबसूरत, बेरिया, बेमकसद और गहरा रिश्ता कोई नहीं होता। दोस्त जुदा हो तो इंसान अधूरा रह जाता है। इंसान का एक हिस्सा बिछड़ने वाले दोस्त के साथ ही ख़त्म हो जाता है। दोस्ती एक साया होती है जो हर धूप में साथ चलती है। वो साया मिन्हा से छिन रहा था। वो सूरज का रुख कुछ ज़्यादा ही सालिम साबित हो रहा था। दोस्ती का रिश्ता एक दरख्त होता है जिसके साए में हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। आज मिन्हा के दरख्त की सबसे मजबूत शाख गिरने वाली थी और वफा की नौयत तो देखो, खौफ धूप का नहीं था, फ़कत शाख की कमी का था। फिर कौन कमबख्त कहता है कि दोस्ती कुछ नहीं होती। सामान उठाकर वो दोनों बाहर निकली। सुर्ख मतमरम आंखें उनकी अफसुर्दगी की गवाह थी। बाहर हल्की फुल्की बारिश हो रही थी। वो दोनों जो कभी इस बारिश में खेला करती थी, आज इसी बारिश को आंसुओं के छुपाने के लिए इस्तेमाल कर रही थी। मिन्हा ने बाहर निकलकर एक नज़र इस आलिशान घर को देखा जो शहजादी के दूर जाने पर अफसुर्दा था। फ़ी अमान अल्लाह। घर को नम आंखों से देखते उसके लब बेआवाज़ फड़फड़ाए थे। फिर वो गाड़ी में बैठ गई। एयरपोर्ट जाने से पहले वो कब्रिस्तान गई। किसी को हकीकी मानों में खुदाफिज कहना कैसा होता है वो आज समझी थी। जोहा इसके साथ अंदर नहीं गई। वो मिन्हा को एक बार खुद जाने देना चाहती थी। मिन्हा मुर्दों कदमों से चलती इन 3 कब्रों तक पहुंची। मुझे माफ़ कर दें याजी भाई, मैं आपकी बात नहीं मान सकी। अम्मी अबू आई एम सॉरी, मैं आपसे दूर जा रही हूँ, लेकिन हर तूफ़ान के बाद तबाही को समेटना पड़ता है। शायद ये ज़रूरी था। मुझे माफ़ कर दें प्लीज़। प्लीज़ मुझे भी बुला लें अपने पास, मैं थक गई हूँ इस दुनिया से, प्लीज़। उसने हाथ में पकड़े चॉपर से फूलों की पत्तियाँ कब्र पर छिड़की। मिन्हा की तरफ से आपका आखिरी तोहफा भाई। अम्मी बाबा। वो ज़ारो कतार रो रही थी। आहिस्ता आहिस्ता कदम लेती वो कब्रों से दूर हुई। फ़ी अमान अल्लाह, ये कहकर वो बर्क रफ्तारी से बाहर निकल गई। कब्रिस्तान की वहशत इससे पूछो जिसका कोई अपना दफन हो।
कुछ ही देर में गाड़ी इस्लामाबाद एयरपोर्ट के बाहर खड़ी थी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पाकिस्तान का जदीद और बड़ा हवाई अड्डा है, जहाँ से बैनुल अक़वामी और अंदरूनी मुल्क परवासें चलती हैं। यह वसी रनवे, कुशादा टर्मिनल और जदीद सहूलियात रखता है। वो दोनों भारी दिल और बेजान कदमों से चलती बोर्डिंग एरिया तक आई। मीना, ये रख लो। सोहा ने उसको एक डायरी पकड़ाई, एक खूबसूरत जामनी डायरी। मेरी तरफ से तोहफा। वो बमुश्किल बोलकर उसके गले लग गई। अचानक बोर्डिंग की अनाउंसमेंट सुनाई दी। सोहा की गिरफ्त सख्त हुई। फिर एकदम से उसने मिन्हा को छोड़ दिया। जुदाई का वक्त आ चुका था। मिन्हा तम आंखों से थोड़ा दूर हुई, थोड़ा और फिर वो आंखों से ओझल हो गई। जोहा बेंच पर बैठकर जोर जोर से रोने लगी। जहाज में बैठते ही मिन्हा ने डायरी को सीने से लगा लिया, फिर अपना फ़ोन उठाया और रस्म ही तोड़ दी और सिम ही तोड़ दी। आंखों से आंसू उबल उबल कर बाहर आ रहे थे, मगर वो जानती थी यही सही था। उससे राब्ता रखना जोहा को तकलीफ़ देता और मिन्हा कम अज़ कम इस ज़िंदगी में उसे तकलीफ़ नहीं देना चाहती थी। वो ये नहीं जानती थी कि वो इसके इस फैसले से उसे तकलीफ़ दे चुकी थी। और ये वो दिन था जब मिन्हा सईद ने इस मोटी जामनी डायरी में पहली बार दिल का हाल लिखा। आंखों से गिरते आंसू डायरी में जज्ब हुए तो सफ़ा भी उसकी हालत का शाहिद बन गया। फिर मिन्हा ने टेक लगाकर आंखें मूंद ली। सफ़र कहाँ शुरू हुआ, कहाँ ख़त्म हुआ, उसे कुछ याद ही नहीं था। जहाज़ लैंड किया तो वो निकली और सामान वगैरह लेकर कुछ ही देर में एयरपोर्ट से बाहर खड़ी थी। फिर उसे वो आता दिखाई दिया, वो भूरी गुलाबी आंखों वाला। मिन्हा को एक बार फिर इससे खौफ आया। उसकी आंखों से मिन्हा को वहशत होती थी। हे ब्यूटी, वो इसके पास पहुंचकर ज़ुमानी अंदाज में बोला। मिन्हा बेख्तियार 2 कदम पीछे को हुई। अस्सलाम वालेकुम, उसने बमुश्किल बोला। अरे डर क्यों गई? हाँ, अब तो हमारी शादी होने वाली है। वो 2 कदम पीछे को हुआ। मिन्हा को इससे घिन आ रही थी। प्लीज़ गाड़ी में चलें। आफ्टर यू। उसने एक हाथ सीधा करके गाड़ी की तरफ इशारा किया तो मिन्हा भागने के अंदाज में अंदर जा बैठी। बर्न एयरपोर्ट से फुफ्फो के घर तक का सफ़र खामोशी से तय हुआ। मिन्हा ने सारा रास्ता इस खामोशी पर खुदा का शुक्र अदा किया। फुफ्फो का घर छोटा था मगर अच्छे से सेट था। फायजा बेगम मिन्हा से मिले तो अंदाज में गर्म जोशी थी, मगर मिन्हा कदरे थकान से मिली थी। जाओ बेटा, रूम में आराम कर लो। फायजा बेगम ने उसे कमरे का रास्ता दिखाया तो वह मुर्दा कदमों से चल दी। अंदर आकर मिन्हा ने दरवाज़ा बंद किया और ज़ोर से रो दी। क्या हो गया था उसके साथ? क्या हो रहा था इसके साथ? चंद दिनों की बात थी और फिर वो मिन्हा सईद से मिन्हा नूरेज़ बन जानी थी। इसे तो अपने नाम से ही घिन आ रही थी। वो ज़िंदगी कैसे गुजारेगी उसके साथ? हर लड़की की तरह मिन्हा की भी अपनी शादी के बारे में कुछ ख्वाब थे और वो ख्वाब उसे पानी होते नजर आ रहे थे। वो रोती रोती फर्श पर ही सो गई। मिन्हा की आंख दरवाज़ा बजने की आवाज़ से खुली। वो उठी और दुपट्टा खुद पर लपेट कर बाहर आई तो सामने नूरेज़ को देखकर पीछे हुई। डर गई क्या? नूरेज़ मसनूई फिक्रमंदी से पूछ रहा था। डरो मत, अम्मी कह रही हैं कि खाना लग गया, आ जाओ। ये कहता वो निकल गया। मिन्हा भी बाथरूम फ्रेश होने चल दी। थोड़ी देर बाद वो तीनों मेज़ के गिर्द बैठे थे। बेटा, सफ़र कैसा रहा? फायजा बेगम ने उससे पूछा तो मिन्हा को इसकी आवाज़ में मौजूद फिक्रमंदी मसनूई सी लगी। ठीक, उसने एक लफ्ज़ी जवाब दिया। यहाँ सिर्फ मैं और नूरेज़ रहते हैं मिन्हा बेटा। आप तो जानती हैं आपके फूफा जान नूरेज़ के बचपन में ही दुनिया से चले गए। अब तुम भी इसे अपना घर समझो। और उन्होंने नूरेज़ को देखा। मैं चाह रही थी कि महीने के आखिर तक तुम्हारी और नूरेज़ की शादी कर दी जाए। मेरा बेटा तुम्हें बहुत खुश रखेगा। अभी वो कुछ बोलती कि मिन्हा को ज़ोर सी खांसी लगी। इनका एकदम शादी का जिक्र करना मिन्हा को अच्छा नहीं लगा था। एक्सक्यूज़ मी। वो एक्सक्यूज़ करती वहाँ से उठकर कमरे में ही आ गई। भूख तो ज़ोरों की लगी ही थी मगर वहाँ बैठना उसे हद से ज़्यादा मुश्किल लग रहा था। कमरे में आकर उसने बैग में पड़े चिप्स के पैकेट निकाले जो जोहा ने ज़बरदस्ती रखाए थे। वह इन्हीं पैकेट्स को खोलकर खाने लगी। फायजा बेगम के घर मिन्हा की ज़िंदगी जहन्नम की मानंद गुजर रही थी। हर वक्त वो नूरेज़ से खौफज़दा रहती और फायजा बेगम की बातें हमेशा उसे खदशात में मुब्तला कर देती। आज मिन्हा काफ़ी हिम्मत जमा करके फायजा बेगम के पास आकर बैठी। फूफो, आपसे एक बात करनी थी। बोलो। उन्होंने मसरूफ़ से अंदाज में पूछा। मैं अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करना चाहती हूँ फूफो, मिन्हा घबराते हुए बोली। फायजा बेगम ने अचंभे से उसे देखा। बीएस तो कर लिया था, अब और कितना पढ़ना है? इसकी बात सुनकर मिन्हा का मुँह हैरत से खुल गया। मैं मास्टर्स करना चाहती हूँ फूफो। उसने एक बार फिर कोशिश की। कोई ज़रूरत नहीं, जवाब नूरेज़ की तरफ से आया जो अभी अभी अंदर दाखिल हुआ था। मिन्हा छींक गई। चुप करके शादी करो और घर के काम करो। जितनी पढ़ाई होनी थी हो गई, अब बस करो। मुझसे शादी के बाद इस घर से कदम बाहर नहीं निकालोगी तुम। सख्ती से कहता वो अपने कमरे में चला गया। मिन्हा भी अपनी आंखों में आंसू जमा किए कमरे में आ गई। उसे बहुत सारा रोना था अभी।
कमरे में आकर रोते हुए उसने वक्त देखा तो मगरिब का वक्त था। उसने नमाज पढ़ी और दुआ के लिए ऊपर देखा और हाथ गिरा दिया। वो जानती थी कि एक वाहिद खुदा था। अब इसके पास जिसके सामने गम बयान करते हुए उसी किस्म के अल्फाज की ज़रूरत नहीं थी। नमाज पढ़कर वो उठी और सामनी डायरी पर अपनी रुदात लिखी। इस डायरी पर लिखते वक्त मिन्हा को अक्सर लगता जैसे वो सुहा से ज़ेरे कलाम है। वो लिखाई हद से ज़्यादा छोटी लगती ताकि डायरी जल्दी ख़त्म ना हो जाए। वो मिन्हा के पास सुहा की आखिरी निशानी थी और मिन्हा इसे माल गनीमत की तरह संभाल रही थी। हाल ये मंजर है जेनेवा यूनिवर्सिटी के पिछले ग्राउंड का, जहाँ अपनी मखसूस जगह पर चारों डेरा लगाए बैठे थे। चारों के हाथों में कॉफ़ी के कप्स थे और माहौल वैसा ही संजीदा था जैसे किसी मुशायरे का होता है। दो करीब लगे दरख्तों के दरमियान में वो विराजमान थे। एक दरख्त से टेक लगाए मिन्हा और सारा बैठी थी और सामने वाले दरख्त के साथ ज़ियान और सनान। शुरू कौन करेगा? ज़ियान ने काफ़ी का कप लबों से लगाते हुए कहा। सारा ने इसकी बात पर बोतल घुमाई। बारी सनान की आई। तुम्हारी याद आए तो ज़माना भूल जाते हैं, तेरा दीदार हो हम मुस्कुराना भूल जाते हैं। सनान ने शेर का आगाज़ किया। इन तीनों ने भी जानदार तमाशबीन होने का सबूत दिया और सराहने लगे। कहते तो हैं कि तू याद आता नहीं, लेकिन याद आता है तो अपना बेगाना भूल जाते हैं। निगाह बेख्तियारी में मिन्हा की जानिब उठी तो वो बाजू किसी को देखते हुए शेर सुन रही थी। सना ने किस मुश्किल से इस पर से नजरें हटाई, ये बस वही जानता था। वो पूछता है जो मेरे इश्क की नोयत, हम अपने दिल की राह दिखाना भूल जाते हैं। बुरी आंखें इस कदर खूबसूरती से चमक रही थी कि सराहे बगैर रहा न जाए। तबान चेहरा तेरा जो देख ले किसी रोज़, हम अग्नि शब्द शम्मा जलाना भूल जाते हैं। जब सुनने वाले बाजों को तो बोलने में भी मज़ा आता है। इस वक्त सनान को भी मज़ा आ रहा था। इसके लिए यही एहसास हुआ था कि मिन्हा उसे सुन रही है। तो मिलने आता है तो शहर में क्यों खोते हैं तेरे, हम तुझसे प्यार करते हैं ये बताना भूल जाते हैं। सनान की हसीन आवाज़ बंद हुई तो तीनों ने ज़ोर से तालियां पीटी। शायरी वाकई काबिल तारीफ थी। कब लिखी? मिन्हा ने सनान को देखते हुए सवाल दागा। जब मोहब्बत हुई। सनान ने गहरी नज़रों से उसे देखते जवाब दिया। जो वो कब पूछने वाली थी, सनान के यूं देखने पर ज़बान तालू से चिपक गई। वो महसूस न कर सकी कि बात इसकी थी, मगर सनान को यूं देखने से नर्वस कर गया था। अब तुम्हारी बारी मिन्हा, सारा चहक कर बोली तो मिन्हा ने भी मुस्कुराकर सर को जुम्बिश दी। आतिश और आतिश जिगर का मतलब न समझे, अजब थे हम कि इश्क को मोहब्बत न समझे। पहले शेर पर ही तीनों की सताइशी सदाएं बुलंद हुई। नब्ज़े जां को झूठे दिलासों पर रवा रखा, हाल तो देखो कल्ब की हसरत न समझे। वो बारी बारी सबको देखते शेर पढ़ रही थी। निगाह ज़यान पर गई तो दिल खुद ब खुद धड़का। जी क्या अभी बोल दिए, ये कल इसके जाने के बाद दिल से लिखी गई गज़ल थी, मगर अकल आड़े आ गई। पर निगाह दिल की सुनती रही और ज़यान पर जमी रही। वो मोहब्बत से वार कर गए और ये देखो इतने मासूम थे कि वार अदावत न समझे। अरसा दराज गुजरा आलम में बेखुदी में, जिगर चाक हुआ और मौका की नज़ाकत न समझे। वो ज़यान को देख रही थी और ज़यान उसे। आंखों की बगावत क्या होती है, कोई इनसे पूछे। ज़ब्ते जज्बात को अयां किया अश्कों ने, हम आंखों की वजह बगावत न समझे। वो दोनों अभी एक दूसरे को देख रहे थे, मगर एक और झोल था इस मंजर में। सनान अहमद भी मोहब्बत बाश नज़रों से मिन्हा को देख रहा था। वो मिन्हा और ज़यान की आंखों की गुफ्तगू से नावाकिफ़ था, या शायद वाकिफ़ था, मगर दिल ने मिन्हा के खिलाफ तरदीद रद्द कर दी। जिस शख्स की खामी दिल रद्द कर दे, दयारे मोहब्बत में वो महब का महबूब होता है। एक हम थे जो शबे हिजर को खफीफ समझते थे, और एक हम है जो अब तक इसकी तवालत न समझे। मिन्हा के चुप होने पर तीनों ने तालियां पीटी, जबकि मिन्हा और ज़यान की मिली हुई नजरें रुख मोड़ गईं। कब लिखा? अब की बार सनान ने पूछा। जब मोहब्बत हुई। इसी अंदाज में जवाब आया तो वहां बैठे दोनों मर्दों के दिल धड़के। एक हकीकी मानों में जानता था कि वही ही इसका महबूबा, और दूसरा गलतफहमी में। हाय, ये गलतफहमियाँ कितनी खूबसूरत होती हैं। कोई किसी महब या आशिक से पूछे। किसे? सनान ने जवाब चाहा। ज़यान ने उसे अजीब अंदाज में देखा, जैसे इसका सवाल अच्छा ना लगा हो। क्या मैंने पूछा था? मिन्हा ने मासूमियत से पलकें झपकाई। सनान को अपनी खुशी या शायद गलतफहमी कदरे सही लगी।
سیان بھی کھل کر مسکرایا۔ بیک وقت 2 مرد اس سے بے انتہا محبت کر بیٹھے تھے، دل کس کا ٹوٹنا تھا؟ ہاں منہا، بس مجھے بتا دینا۔ سارا اس کے کان کے قریب جھکتی رازداری سے بولی تو وہ مسکرا دی۔ پہلے میرے دل کی تصدیقی خطوط تو آنے دو سارا، منہا بھی آہستگی سے بولی۔ اچھا، اگلا شعر سنائیے، زیان بولا۔ نہیں زیان، اگر شاعر ایک وقت میں زیادہ کلام سنائے تو ایک شعر کی بھی وقت نہیں رہتی۔ منہا نے پتے کی بات کی جس پر سنان اسے یاسیت سے دیکھے گا۔ آج اسے محبت پر یقین آ گیا تھا۔ مشاعرہ 2 شعروں پر ختم ہوا۔ ان کی دوستی، ان کی محبتوں اور ان کے تکون کی طرح ان کا مشاعرہ بھی عجیب تھا۔ ہر طرف اندھیرے کا راج تھا۔ جنیوا کی سڑکوں پر اس وقت خاموشی ہی خاموشی تھی۔ سڑک پر چلا وہ اکیلا شخص خاموشی میں ارتعاش پیدا کر رہا تھا۔ بلیک سلیکس اور بلیک شرٹ میں ملبوس وہ ہمیشہ کی طرح حسین لگ رہا تھا۔ اندھیرے کی وجہ سے اس کا چہرہ چھپا ہوا تھا۔ اس کی چال باوقار تھی مگر قدموں میں بے چینی واضح تھی۔ فون پر بار بار کوئی نیا نمبر جگمگا رہا تھا۔ رنگ ٹون ہر تھوڑی دیر بعد اسے خاموش اور پرسکون ماحول میں خلل ڈالتی۔ آرڈی مسلسل فون کو ایسے اگنور کر رہا تھا جیسے وہ وہاں پر موجود ہی نہ ہو۔ وہ فون پر کال کرنے والے آدمی سے کسی قسم کا رابطہ نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ آج اس کے دل، دماغ سب نے محبت کا اقرار کر دیا تھا۔ آج کی رات اعتراف کے نام۔ انسان جتنا بھی پتھر دل کیوں نہ ہو، جب محبت کی بات آ جائے تو انسان آج بھی برداشت نہیں کرتا۔ کچھ ایسا ہی آرڈی کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ اس نے اپنا لاہ عمل تبدیل کر دیا تھا۔ اپنی زندگی میں پہلی بار آرڈی نے اپنی کسی ٹارگٹ کو یوں ہی چھوڑ دیا تھا۔ محبت تخت و تاج پیروں تلے روند دیتی ہے، یہ تو پھر دھندا تھا، اور وہ بھی جرم۔ ایک دم فون کی تھر تھراہٹ ساکن ہوئی تو آرڈی نے فون کھول کر دیکھا۔ اس پر ایک میسج موصول ہوا تھا۔ آرڈی، شرافت سے مجھے کال کرو، منہا سعید زندہ نہیں بچنی چاہیے۔ آرڈی نے شانے بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ اب وہ قاتل نہیں، محافظ بنے گا۔ کیا واقعی؟ آرڈی کو خیالوں کی دنیا میں کھویا چھوڑ کر اگر کارروج کے اس اپارٹمنٹ میں آؤ تو منہا اور سارا اپنے سامنے بیڈ پر آلتی مالتی پارے بیٹھے تھیں۔ درمیان میں چپس کا باؤل رکھا تھا جسے اس وقت کوئی بھی ہاتھ نہیں لگا رہا تھا۔ سارا آج منہا کے گھر رات رہنے آئی تھی، بظاہر تو گروپ سٹڈیز کے لیے، لیکن اب تک کسی نے کتاب کھول کر بھی نہ دیکھی تھی اور نہ ہی کھولنے کے ارادے لگ رہے تھے۔ منظر پر غور کرو تو سارا آدھا منہ کھولے منہا کو دیکھ رہی تھی۔ تو مجھے پرینک تو نہیں کر رہی منہا؟ وہ شاکی انداز میں پوچھ رہی تھی۔ میں کوئی پاگل ہوں جتنا بڑا مذاق کروں گی بھائی، منہا جھنجھلا کر بولی۔ اچھا ایک بار پھر رپیٹ کرنا، مجھے ہضم نہیں ہوئی۔ سارا نے دوبارہ عرض کیا۔ آئی لو یو زیان۔ مجھے زیان اچھا لگنے لگا ہے۔ میں نہیں جانتی محبت کیسے ہوتی، مگر آئی ایم فالنگ فار ہم۔ وہ ہوتا ہے تو دل دھڑکتا ہے۔ میں نے زندگی میں کبھی کسی کے لیے یہ محسوس نہیں کیا سارا۔ آئی ڈونٹ نو میں کیا کروں۔ وہ ایسی دعا ہے جو کبھی زبان پر نہیں آئی مگر شاید سن لی گئی۔ میں اس کی ایک مسکراہٹ کے لیے صدیوں رہ سکتی ہوں۔ اگر یہ محبت ہے سارا تو میں زیان شاہ سے واقعی محبت کر بیٹھی ہوں۔ منہا کے تاثرات عجیب تھے، آنکھوں میں نمی تھی، چہرے پر دلکش مسکراہٹ اور سنجیدگی بیک وقت موجود تھی۔ اور زیان؟ سارا نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ میری اس سے بات ہو چکی ہے۔ بات زبانوں کی نہیں رہی سارا، نگاہوں تک آ گئی ہیں۔ اس کی آنکھیں میری محبت کا اقرار کرتی ہیں۔ کبھی کسی جواری کو پیسہ ہارتے دیکھا ہے؟ ایک بار ہارے تو اسے محسوس بھی نہیں ہوتا، مگر ہارتے ہارتے وہ سب ہار جاتا ہے۔ ہم دونوں نے اسی جواری کی طرح دل ہارا ہے۔ منہا ہنوز اسی تاثرات کے ساتھ بولی مگر اس بار آنکھوں میں نمی کے ساتھ چمک بھی تھی۔ سارا مسکرا دی۔ اللہ تم دونوں کو جواریوں کو سارا پیسہ لوٹا دے۔ منہا ہنس دی۔ اللہ کرے تم لوگوں کی محبت کا انجام اتنا خوبصورت ہو منہا کہ مورخ لکھتے ہوئے کہانی سے محبت کر بیٹھے۔ خدا تمہیں اور زیان کو ایک دوسرے کے حق میں بہتر بنا دے، ایک دوسرے کے ہی نصیب میں لکھ دے۔ اللہ تمہارے بخت میں دنیا جہان کی خوشیاں لکھ دے منہا سعید۔ خوش رہو، آباد رہو۔ سارا واقعی بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ بولتے بولتے وہ اس کے گلے لگ گئی۔ دل پھولے نہ سما رہا تھا مگر ماتھے پر ابھری ایک لکیر واضح تھی۔ کیا وہ بھی کہانی کے اس تکون سے واقف ہو چکی تھی؟ ماضی۔ منہا کا سر شدت سے چکرا رہا تھا۔ جو خبر اس نے سنی تھی وہ فی الحال اسے شوق میں مبتلا کر چکی تھی۔ 1 ہفتے بعد اس کا نوریز حنیف کا نکاح تھا۔ اس وقت وہ اپنی زندگی میں آنے والی اس تبدیلی کو پروسیس کر رہی تھی۔ زندگی سے اکتاہٹ کیا ہوتی ہے کوئی اس وقت منہا سعید سے سمجھے۔ یا اللہ خیر فرما، اس نے بہتے آنسوؤں کے درمیان دعا کی۔ کبھی دیکھا ہے کہ ماں بچے کی تکلیف دیکھے اور اس کے پکارنے پر نظر انداز کرے؟ نہیں نا، تو وہ خدا تو 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے، وہ کیسے تکلیف پر جواب نہ دے؟ منہا سعید کی یہ دعا شاید بارگاہ ہی الہی میں قبول کر دی گئی تھی۔
दरवाज़ा नॉक हुआ था। मिन्हा ने आंसू साफ किए, उठकर दरवाजे तक आई। दरवाज़ा खोला तो आगे पुप्पो खड़ी थी। हाथों में सुर्ख रंग का नफीस गाउन था। इसकी फिटिंग वगैरह चेक करके बता देना मिन्हा। वह मिन्हा को गाउन देकर चली गई। मिन्हा का वो खूबसूरत सिल्क का गाउन अपना कफन लगा था। उसने उठाकर उसे बेड पर दे मारा। जोहा, यहसान, सईद साहब, फाइका बेगम, मिन्हा को सब बहुत याद आए। एक ऐसी मजाजी मौत थी मिन्हा की कि फातिहा पढ़ने वाला भी कोई नहीं था। आज लाख कोशिश के बावजूद मिन्हा की आंख से आंसू ना निकला। आंसू खुश्क हो चुके थे, लेकिन तोगियानी नहीं जा सकी थी। काफ़ी देर मुर्दा अंदाज में पड़े रहने के बाद उसने मदद तलब की, इस ज़ात से जो 70 माओं से ज़्यादा चाहने वाली है, अल्लाह ताला से। बारगाह इलाही में इस दुआ पर शायद कुन कह दिया गया था। ये सारा हफ्ता मिन्हा पर नीरी क़यामत था। नौरीज़ की वहशी नज़रें फ़ायज़ा बेगम की बातें मिन्हा को परस रही थी, डिप्रेस कर रही थी। आज जुमेरात का दिन था। कल इसका और नौरेज़ का निकाह था। सादगी से निकाह रखा गया था। हर गुजरता लम्हा मिन्हा को मज़ीद परेशान कर रहा था। रात का पहला पहर था जब मिन्हा की आंख आवाज़ों से खुली। सोई तो वो खैर वैसे भी नहीं थी, बस चंद पिनर पहनने हल्की सी आंख लगी थी, वो भी बर्बाद हो गई। मिन्हा को अचंभा हुआ। मामूली रूटीन के मुताबिक इस वक्त सभी सो रहे होते हैं। मिन्हा तेजी से उठी और धीरे धीरे चलती हुई दरवाजे तक आई। दरवाज़ा हल्का सा खोला और बाहर झांका। मिन्हा की आंखों ने बाहर जो मंजर देखा, उसके पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई। लाउंज के सफ़े पर नौरेज़ नशे की हालत में आधा लेटा हुआ था। इस आसपास इसके दोस्त भी बैठे थे, साथ ही कुछ लड़कियां भी थीं। ये मंजर देखकर मिन्हा हिल भी न सका। एकदम नौरोज़ ने किसी एहसास के तहत नजरें उठाकर इस सिमत देखा तो उसकी आंखों में अजीब सा तासुर दर आया। वो उठा और लड़खड़ाते कदमों से चलकर उसी सिमत आने लगा। मिन्हा के दिमाग ने तेजी से काम किया और जल्दी से अंदर हुए और दरवाज़ा लॉक कर दिया। नौरेज़ हनीफ की आंखें सुर्ख अंगारा हो रही थी। दरवाज़ा खोलो मिन्हा, वो फंकारा। शराफत से दरवाज़ा खोलो, वरना कल तुम्हारा वो हशर करूँगा कि तुम्हारी 7 नस्लें याद रखेंगी। वो चीख चीख कर बोल रहा था। अगर तुमने कोई शादी में रुकावट पैदा की मिन्हा से, तो तुम्हारी नाम नहायत पारसाई का तमाशा बना देगा नौरेज़ हनीफ। आखिरी धमकी देकर उसने दरवाजे को ठोकर मारी और वापस अपनी जगह पर आ गया। अंदर दरवाजे के साथ लगी बैठी मिन्हा खौफ से हौले हौले कांप रही थी। उसने यकदम खुद को सीधा किया और हिम्मत बांधी। यह डरने का वक्त नहीं था, यह फैसले का वक्त था। या तो आज वो यहाँ से जान छुड़वा कर जाएगी, या फिर सारी उम्र एक शराबी वहशी इंसान की मनगूहा बनकर रहेगी। मिन्हा के दिलो दिमाग दोनों ने भाग जाने को तरजीह दी। वो उठी और उठकर अपना सामान बांधने लगी। चंद कपड़ों के जोड़े, डिग्रीज और वो फाइल, गुलाबी रंग की खूबसूरत फाइल जिस पर आज भी लाल रिबन लगा था। ये वो फाइल थी जो सईद साहब ने मिन्हा को तोहफा दी थी। वो फाइल जिसमें कारूज के अपार्टमेंट डॉक्यूमेंट्स पड़े थे। मिन्हा ने उसे भी बैग में डाला और जामनी डायरी को खुद में भेज दिया। अब आर या पार। काफ़ी देर मिन्हा इंतज़ार करती रही। बाहर शोर ज़रा मध्यम हुआ तो मिन्हा ने दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका। लाउंज खाली पड़ा था और लाइट्स ऑफ थी। मिन्हा ने मौका की गनीमत जाना और बाहर की तरफ बढ़ी। हर कदम मन भन भरका हो रहा था, मगर दिल मुतमईन सा था। एक इत्मीनान सा उसके दिल में उतर रहा था। आहिस्तगी से उसने दरवाज़ा खोला और दहलीज पार की। दरवाजे के इस पार मिन्हा को ज़िंदगी दिखाई दी। खुशी नहीं थी तो उम्मीद ज़रूर थी। कुछ करने की उम्मीद, अपने वालिदैन के ख्वाब पूरा करने की उम्मीद। मिन्हा अब ज़िंदगी नहीं जी सकती थी तो इज्जत से गुजार तो सकती थी ना। इतना तो हक था ना इसका ज़िंदगी पर। नौरेज़ हनीफ नामी जंजीर को उसने अपने पैरों से झपट कर खींच डाला। अब वो आज़ाद थी। खुश नहीं थी, मगर आज़ाद थी। मिन्हा बर्क रफ्तारी से भाग रही थी। घर से निकलकर इसने टैक्सी ली। स्विट्ज़रलैंड दुनिया के महफूज तरीन ममालिक में शामिल होता है, और इतना तो स्विट्ज़रलैंड की दीवानी मिन्हा जानती थी। टैक्सी में बैठकर उसने बर्न एयरपोर्ट का जाने का कहा। कुछ ही देर में वो एयरपोर्ट पर खड़ी अपना टिकट खरीद रही थी। जिंदगी उसे कैसे कैसे जज्बाती और हकीकी सफ़र करवा रही थी। वो टिकट लेकर सीटिंग एरिया तक आई। 2 घंटे में इसकी जिनेवा की फ़्लाइट थी, जहाँ ज़िंदगी का एक नया पहर इसका मुंतज़िर था। जिनेवा में लैंड करते वक्त उसके अंदर ज़िंदगी की नई लहर उठी थी। कुछ ही देर में मिन्हा ने हालात के साथ गुजारा कर लिया था। पास मौजूद चंद पैसों ने कुछ अर्सा साथ दिया, मगर वो भी ख़त्म हुए तो मिन्हा ने करीबी क्लिनिक में बतौर रिसर्च असिस्टेंट अप्लाई कर दिया, और इसके अच्छे ग्रेड्स की वजह से उसे जॉब दे दी गई। ज़िंदगी यूं ही करती रही। वक्त ने एक बार फिर रुकने से इनकार कर दिया। दिखते ही देखते मिन्हा को यूनिवर्सिटी ऑफ जिनेवा में स्कॉलरशिप मिल गई, और यह साबित हुआ था मिन्हा सईद की ज़िंदगी का एक और टर्निंग पॉइंट। हाल माजी की वादियों को छोड़कर अगर हाल की पगडंडियों में आओ तो इस वक्त नज़र आने वाला मंजर जिनेवा यूनिवर्सिटी का है। वो चारों इस वक्त भी अपनी मखसूस जगह पर बैठे खुशगपियों में मसरूफ़ थे। उफ यार, एडवर्ड साहब ने पेशी तलब की थी मुझसे, सहन से निकल गया मेरे। यकदम ज़ियान खड़ा होता हुआ बोला।
तुम्हें क्यों बुलाया? सारा ने हैरत से उसे देखा। पता नहीं, शायद नोटिस का इशू था। जियान खुद भी लायन था। अरे यार, मुझे भी बुलाया था, जहन में भी नहीं रहा। मिन्हा को भी याद आई। आओ दोनों चलते हैं। ये कहकर वो उठी और सियान के साथ यूनी की फ्रंट साइड पर जाने लगी। पाकिस्तान में कहाँ से हो? सियान ने चलते चलते सवाल दागा। इस्लामाबाद, एक लफ्जी जवाब आया। तुम लाहौर से हो ना? हाँ, तुम्हें किसने बताया? सियान हैरान हुआ। स्नान ने बताया था कि तुम और वो दोनों लाहौर से हो, मोहब्बतों का शहर। वो उसे दिलकशी से देखते बोली। लाहौर को बेवफाओं का शहर भी कहते, टूटे दिलों वाले शहर भी। इस शहर ने बहुत से लोगों का दिल तोड़ा, बहुत दिलों को तोहफा हिजर से भी नवाजा है, मोहब्बत में भी मात दी है। सियान ने आँख भरते हुए जवाब दिया। लेकिन जहाँ 10 में से 5 दिन तोड़े हैं तो 5 मिलाए भी तो हैं। जहाँ बेवफाओं को जन्म दिया है वहीं मोहब्बत करने वालों को भी तो पनाह दी है। मिन्हा ने भी दलील दी। हाँ, ये तो है। सियान ने मुस्कुराकर उसे देखा और फिर मुस्कुराहट समझी। सिमटी। वजह? उसने मिन्हा को मुस्कुराते देख लिया था और शायद इसकी मुस्कुराहट पर मर मिटा था। यूं ही चलते चलते सर एडवर्ड का ऑफिस आया तो वो चौंका, फिर सर झटका और दोनों अंदर चल दिए। इनको छोड़ अगर यूनी की बैकलाइन में आओ तो सारा और सनान आमने सामने बैठे थे। सारा अंदर ही अंदर खुद से एक जंग लड़ रही थी कि सनान से बात करे या ना करे। स्नान, उसने आखिर हिम्मत बांधी। मोबाइल पर हाथ चलाते सनान ने मसरूफ से अंदाज में जवाब दिया। आर यू इंटरेस्टेड इन मिन्हा? सारा के सवाल पर सनान के चलते हाथों को ब्रेक लगी। बेख्तियार उसने सारा को देखकर फिर नजरें चुराई। व्हाट डू यू मीन बाय बीइंग इंटरेस्टेड? सनान ने वजाहत चाही जबकि सवाल वो अच्छे से समझ चुका था। क्या तुम मिन्हा को पसंद करते हो? अब की बार सारा डायरेक्टली हुई। हाँ। सनान ने गर्दन झुका ली और हौले से मुस्कुराया। मुस्कुराते हुए बेहद हसीन लगता था, इतना हसीन कि कोई भी इस पर दिल भार बैठे। इसको एक बार मुस्कुराता देखकर दिल चाहता था वो बार बार मुस्कुराए। एक तो इसकी मुस्कुराहट वैसे ही बहुत हसीन थी, ऊपर से इसके गाल में पड़ता डिम्पल उसे मजीद पुरकशिश बनाता था। जिस मुस्कुराहट पर लोगों को प्यार आता था, सारा मुबीन को इस मुस्कुराहट पर बेहद तरस आया। और वो क्या चाहती है? सारा ने जानना चाहा कि सनान के प्रोस्पेक्टिव में मिन्हा की क्या ख्वाहिश है। मैं नहीं जानता, मैं वाकई नहीं जानता सारा, मगर मैं ये जानता हूँ कि मुझे उससे मोहब्बत है। प्यार नहीं, मोहब्बत। खतरनाक हद तक, इतनी की खौफ है कि अगर सरहद पार करके इश्क ना बन जाए। इसकी आंखों में सच्चाई थी। सनान को पहली दफ़ा ऐसे एहसासात पैदा होते नजर आए थे, और अगर वो चाहती किसी और को हो तो। सारा ने ज़मीन को देखते हुए सवाल किया और फिर नजरें उठाकर उसे देखा। स्नान की आंखों में कुछ चैन से टूटा था, किरचियाँ दिल के खंजर की तरह लगी थी। दिल में दर्द की ऐसी टीसियाँ उठी थी कि उसने ना महसूस और गैर इरादी तौर पर दिल पर हाथ रखा। सारा के दिल को कुछ हुआ, वो अपने दोस्त को ऐसे नहीं देख सकती थी। मैंने मोहब्बत की सारा। आई एम नॉट ऑब्सेस्ड विद हर। ऑब्सेशन हासिल करने का जुनून है, हासिल करने के बाद ख़त्म हो जाता है। मैंने मोहब्बत की। ये पाक जज्बा है, मैं इसे मांगूंगा खुदा से। बहुत कम कुछ मांगता हूँ मैं इससे। मुझे उम्मीद है वो मुझे दे देगा, लेकिन अगर इसको कोई और पसंद होगा तो मैं रुकावट नहीं बनूंगा। हाँ, दिल का हाथ बता दूँ, शायद अपने इन हाथों से उसकी शादी की मिठाई बांटूंगा। मुझे अपनी लड़के जान से ज़्यादा अजीज हो गई है वो। ये कहते हुए उसकी आंखों में पानी भर आया, जो सारा की आंखों से छुपा न रह सका। सारा को अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ। क्या होने वाला था ये सोचकर उसे खौफ आया। इस तकौन में किसी एक का शिद्दत से दिल टूटना था। मोहब्बत एक बार फिर दोस्ती की आड़े आ रही थी। क्या इनकी ये मोहब्बत दोस्ती पर असरअंदाज होगी? बाप शशम। हमेशा देर कर देता हूँ मैं। वो शजर भी खजा की नजर हो गया, जिसका बीज बड़े अरमानों से बोया था मैं। हमेशा देर कर देता हूँ मैं। ज़रूरी बात कहनी हुई, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज़ देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। मदद करनी हो उसकी, या ढारस बंधाना हो, बहुत देरीना रस्तों पर किसी से मिलने जाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। हमेशा देर कर देता हूँ मैं। मिन्हा शाम को घर आई तो दिल में इत्मीनान बरकरार था। बेड पर चिट टिटी वो छत को तक रही थी। लबों पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट रेंग रही थी। दिल और दिमाग पर ज़ियान छा चुका था। उसने उठकर दराज खुला और इसमें रखा वो विंटेज और एंटीक लॉकेट निकाला। मुस्कुराकर इसे दिल के मकाम पर रखा और सिरलब अपने खालिक से ज़ियान शाह की भीख मांगने लगी। कारोज के अपार्टमेंट को छोड़कर अगर ज़ियान शाह के बेडरूम में आओ तो हाल कुछ मुख्तलिफ न था। वो दिलनशीन अंदाज में मुस्कुरा रहा था। वो मिन्हा के जज्बात से वाकिफ हो चुका था। दिल को तसल्ली हो चुकी थी। उसने दिल ही दिल में
एक फैसला किया और बिना सोचे इन चारों के व्हाट्सएप ग्रुप, जो कि पाकिस्तानी ब्रिट्स के नाम से मशहूर था, इस पर एक पैगाम भेजा। लिसन, कल हम यूनि से वापसी पर कहीं जाएंगे। आई विल टेल यू द डिटेल्स टुमारो। पैगाम भेजकर उसने फ़ोन बंद किया और फिर से मुस्कुरा दिया। कल इसकी ज़िंदगी का अहम दिन होने वाला था। तुम मेरे लिए बहुत अहम हो, वो जेरे लब फारसी में बड़बड़ाया। सैन को अपने कमरे में छोड़ो, ऊपर के पोर्शन में सनान के रूम में आओ तो वहाँ मंजिल बिल्कुल मुख्तलिफ था। सनान के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं, फिक्र सी थी। आंखों के आगे उसने वो एंटीक ब्रेसलेट रखा था जो वो अब तक उसे दे नहीं सका था। दिल में ढेरों खदशात से थे। दिमाग उम्मीद और मायूसी के दरमियान फंस कर रह गया था। नहीं, मिन्हा किसी और को नहीं चाह सकती, कभी नहीं। उसने खुद को तसल्ली दी और मिन्हा को जल्दी जल्दी अपने एहसास बताने का फैसला किया। ब्रेसलेट को सख्ती से खुद में भेजकर वो पुरुमीद सा लगा, मगर शायद ये नसीबों के खेल थे कि उसे देर हो गई। कल का दिन अहम था, बहुत अहम। कल का दिन अहम था, बहुत अहम। दिन मामूल की चहल पहल में ही गुजरा। यूनि से छुट्टी हुई तो वो चारों गेट पर जमा थे। कहाँ जाना है ज़यान? सनरा ने संजीदगी से पूछा। वो वाकई संजीदा थी और परेशान भी। दिल में खतरे की घंटी मुसलसल बज रही थी। लेक लेमन जाना है। चलो 10-15 मिनट का रास्ता, पैदल चलते हैं। कुछ ही देर में वो लेक लेमन के सामने खड़े थे। जनीवा शहर के कल्ब में वाक़िया झील लेक लेमन एक ऐसा मंजर पेश करती जो दिल को तस्कीन देता है। इस झील के किनारों पानियों में सूरज की किरणें जब रक्स करती हैं तो फिजा में एक मारवाई कैफियत बिखर जाती। झील के किनारे पर मौजूद जो पानी को आसमान की बुलंदियों तक ले जाता है, जेट दिए जिनेवा की पहचान बन चुका है। झील के अतराफ फैले हुए बागात, ख़ास तौर पर बाग़ इंग्लिस्तान, फूलों की खुशबू, सब्ज़ घास और कदीम दरख्तों से सजे हुए हैं। यहाँ वक्त जैसे ठहर जाता है। हर तरफ सुकून, तरतीब और फितरत की ज़बान खामोशी से बोलती है। यहाँ कैथेड्रल की बुलंद चोटियों से पूरा शहर नजर आता है और यूं महसूस होता है जैसे वक्त का पहिया थम गया हो। कहते हैं खूबसूरती जालिम होती है। आज इस माहौल की खूबसूरती भी किसी मुहिब किरदार पर जुल्म ढाने वाली थी। इस वक्त वो चारों ओल्ड टाउन के खूबसूरत और पुराने तर्ज के कैफे के छत पर बैठे थे। सारा को रेस्टरूम जाना था तो सनान उसके साथ नीचे चला गया। पीछे मिन्हा और जयान अकेले थे। मिन्हा, उसने धीरे से पुकारा। मिन्हा ने सवालिया अंदाज में बोला। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है मिन्हा। वो रुका, जरा तवक्कुफ लिया। मेरी आंखों की चमक तुमसे जुड़ गई है। मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़कता है। हर सांस तुम्हारी मौजूदगी का इत्मीनान और तुम्हें खो देने का खौफ साथ दिलाती है। मैं एक्सप्रेसिव नहीं हूँ मिन्हा, बट आई रियली रियली लव यू। विल यू मैरी मी मिन्हा सईद? मैं मोहब्बत के इस पाक जज्बे को पाक रिश्ते में ढालना चाहता हूँ। क्या तुम मेरा साथ दोगी? उसने आंखें उठाकर मिन्हा को देखा, जिसकी आंखें नम थीं। देखो, मैं बहुत डायरेक्ट बात कर रहा हूँ, लेकिन यही सच है मिन्हा। यू नो व्हाट जान, मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरी, बहुत ज़्यादा। मगर पिछले 2 साल, पूरे 2 साल मैंने कैसे गुजारे कोई नहीं समझ सकता। और फिर मुझे तुम मिले। तुम सब, लेकिन तुम सबसे ज़्यादा ख़ास थे ज़ियान। तुम्हें देखकर सुकून मिलता था। तुम शुरू से ही मेरे लिए स्पेशल थे। मैं नहीं जानती क्यों, कैसे, कब, मगर मुझे भी तुमसे मोहब्बत है ज़ियान शाह। उसने झुकी हुई नज़रें उठाई। यस, आई विल मैरी यू, उसे नम आँखों से मुस्कुराकर कहा। वो दोनों नम आँखों और मुस्कुराते चेहरों से एक दूसरे को देख रहे थे। ज़िंदगी हद से ज़्यादा हसीन थी और ये मंज़र, और इस मंज़र में मौजूद दोनों खूबसूरत आँखों वाले नफूस क़यामत ढा रहे थे। मंज़र किसी हसीन पेंटिंग जैसा था, किसी आर्टिस्ट के शाहकार जैसा, मगर हर तस्वीर की तरह इसमें खूबसूरती एक रुख तक महदूद थी। मंज़र में मौजूद आमने-सामने ज़ियान और मिन्हा को नज़रअंदाज करते दूसरी तरफ आओ तो वहाँ भी क़यामत का माहौल था, मगर मुख्तलिफ सी क़यामत। इस रुख पर आपको कहानी के 2 और किरदार नज़र आएंगे। बेचैन और खुशी की मिली-जुली तासुरात वाली सारा, और दुनिया जहान की थकान, दर्द, सोगवारियत, रंज, बेज़ारी, आंसू और नासमझी के तासुरात चेहरे पर सजाए खड़ा सनान, जो कि मिन्हा और ज़ियान की गुफ्तगू सन चुका था। दरमियान में पर्दे की वजह से ज़ियान और मिन्हा उसे देख न सके। देख लेते तो शायद कुछ और ना देख पाते। क्या कुछ न था सनान की भूरी आंखों में? कोई जालिम भी इन आंखों में देखता तो पिघल जाता। सनान अहमद का सब कुछ इसकी आंखों के सामने उजड़ा था। दिल ऐसा टूटा कि किरचियाँ हर उज़्व को ज़ख्मी कर गई। आंखों में कुछ किरचियाँ ऐसी घुबीं कि गुलाबी नम स्याह में सफ़ेद से ज़्यादा वाज़ेह हुई। इसलिए माहौल साकिन था, गहरा सकूत ज़दा माहौल, कब्र जैसा सकूत। वो हार गया था बुरी तरह। वो ज़िंदगी का कुल असासा हार गया था। वो जीने का मकसद हार गया था। वो अपनी मताए हयात हार गया था। सनान अहमद मोहब्बत हार गया था। सारा ने बेख्तियार मुड़कर उसे देखा।
اس کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ ہنستا مسکراتا سنان نہیں لگ رہا تھا۔ سنان، اس نے بدقت بولا اور پھر سنان کو پیچھے جاتے دیکھا۔ 1 قدم، 2 قدم، اور پھر وہ دیوانہ وار سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ سارا پیچھے لپکی مگر وہ جا چکا تھا۔ سنان احمد میدان چھوڑ کر جا چکا تھا۔ راجہ کو شہ مات ملی تھی۔ بازی الٹ گئی۔ مہرے بے جان ہو گئے۔ وقت کی چال سب پر بھاری پڑی۔ سنان احمد نے دیر کر دی تھی۔ وہ خود سے ہار گیا تھا، وہ وقت سے ہار گیا تھا۔ محبت ایک اور جنگ ہار گئی، مگر اس بار حریف بھی محبت تھی۔ سنان کی آنکھوں میں اب صرف خالی پن بچا تھا۔ شطرنج کی بساط پر اب صرف سکوت بچھا تھا۔ رانی نے آج ایک اور بادشاہ کو شہ مات دی تھی۔ کیا یہ مات ان کی دوسری پر اثر انداز ہوگی؟ سارا کچھ دیر ساکت کھڑی اپنی پشت کو دیکھتی رہی، پھر وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ سارا چلتی ہوئی میز تک آئی اور ان دونوں کے پاس پہ آ بیٹھی۔ سنان کہاں ہے؟ منہا نے نظریں دوڑاتے ہوئے پوچھا۔ وہ اس کو مشی کی کوئی کال آ گئی تھی تو کچھ ضروری کام تھا۔ سارا نے بدقت مسکرا کر بات سنبھالی۔ وہ دونوں پہلے تو چونکے مگر پھر سنبھل کر بیٹھ گئے۔ کہاں واقف تھے سنان احمد کے دل میں اٹھتے ہوئے وبال اور درد کی شدت سے؟ منظر اس وقت منہا سعید کے اپارٹمنٹ کا ہے، جہاں منہا ادھر ادھر ٹہل رہی ہے۔ چہرے پر خوشی اور تابانی صاف واضح تھی۔ وہ بہت عرصے بعد دل سے خوش تھی۔ آج اسے اس کی محبت مل گئی تھی۔ آج اسے زیان شاہ مل گیا تھا۔ کتنی عجیب سی ہے نا یہ زندگی۔ یہاں ایک شخص کا دل جوڑنے کے لیے ایک کو توڑنا بھی پڑتا ہے، جیسے منہا کا دل رکھنے کے لیے سنان احمد کا دل ٹکڑوں میں توڑ دیا گیا تھا۔ اگر ہم کارول سے دور جنیوا سٹی میں بنے ایک کیفے میں آئے تو ماحول سرگوار تھا۔ کیفے کی رونقیں وہاں موجود ایک ٹوٹے دل اور بے رونق چہرے کی وجہ سے ماند پڑ رہی تھی۔ اسے ٹیبل کی طرف آؤ تو سنان اور سارا ٹیبل پر آمنے سامنے بیٹھے نظر آ رہے تھے۔ سنان کا چہرہ کسی بے جان مردے جیسا تھا۔ امید ٹوٹے تو درد کیا ہوتا ہے، یہ سب کوئی سنان سے پوچھے۔ دل ٹوٹے تو درد کیا ہوتا ہے، یہ کوئی سنان احمد سے پوچھے۔ کوئی جان سے پیارا چھوٹے تو درد کیا ہوتا ہے، یہ کوئی سنان احمد سے پوچھے۔ اور پھر محبت ہارنے کا غم کیا ہوتا ہے، اس کا جواب سنان احمد کے علاوہ اس وقت کوئی نہیں دے سکتا تھا۔ کافی دیر سے دونوں کے درمیان خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ تو اس سمے پنگے لینے والے وہ دونوں لوگ آج اداس اداس سے تھے۔ تم جانتی تھی نا؟ کافی دیر بعد سنان کی گیلی آواز گونجی تو سارا بے اختیار سر اٹھا کر دیکھا۔ بھوری آنکھیں رو رو کے اس وقت متورم ہو گئی تھی۔ ان کی دوستی کے دورانیے میں اس نے کبھی سنان کو روتے ہوئے تو کیا اداس چہرے کے ساتھ بھی نہیں دیکھا تھا۔ تم جانتی تھی نا؟ تم نے مجھ سے چھپایا؟ اس بار پوچھتے ہوئے اس نے نظریں چرائیں۔ شاید وہ نہیں چاہتا تھا کہ سارا کو پتہ چلے کہ وہ رویا ہے۔ ہاں، مجھے تمہارے اعتراف سے پہلے کا پتہ تھا، مگر میں چاہ کر بھی تمہیں نہیں بتا سکتی۔ مجھے معاف کر دو سنان، مجھے شاید دوستی دوست سے زیادہ عزیز ہو گئی تھی۔ سوری سنان، بہت دوست ہیں شہر میں میرے، واللہ ایک بھی دوست نہیں میرا۔ مسکراہٹ اور نم آنکھوں سے شیر بولتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اب کیا کرو گے؟ سارا نے آہستگی سے سوال کیا۔ سنان کے چلتے قدم رک کر اسے دیکھا۔ اب تک محبت کی تھی، جو حاصل لگی، اب لا حاصل محبت کروں گا۔ شاید وقت آنے پر عشق، مگر ہوس کا پجاری بن کر اسے برباد نہیں کروں گا۔ منہا سعید کو زیان شاہ مبارک اور مجھے منہا سعید کا غم۔ میں اب جہاں ہو سکا اس کی حفاظت کروں گا اور اس کی خوشی کی دعا کروں گا۔ بولتے وقت اس کی آنکھیں مزید گیلی ہونے لگی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں صبر دے سنان، سارا روتے ہوئے بولی۔ دعا دوست احباب دیتے ہیں۔ تم کون ہو؟ وہ سوجی آنکھوں پر سن گلاسز لگا کر باہر نکل آیا۔ پیچھے سارا بے آواز روتی رہی۔ یہ منظر ایک ہفتے بعد کا تھا۔ یہ ہفتہ یونی میں آنے والے پیپرز کی وجہ سے چھٹیاں تھیں اور ان کے دوران چاروں کا آپس میں کوئی رابطہ نہیں رہا تھا۔ یونی آنے پر چاروں معمول کی طرح ہی ملے، مگر ہر شخص کے اندر کچھ نہ کچھ بدل چکا تھا۔ پیپر دیکھ کر وہ یونی کے پیچھے جا کر بیٹھ گئے، مگر آج محفل میں کوئی کہے کوئی جوش نہ تھا۔ منہا اور زیان تو باقاعدہ حیران ہوئے، مگر پھر پیپرز کی ٹینشن سمجھ کر چپ رہے۔ گائز وی ہیو سم تھنگ ٹو ٹیل یو، زیان پرجوش انداز میں بولا، مگر ویسے ہی بے جان سے پڑے رہے۔ زیان نوٹ نہ کر سکا۔ پیپرز کے بعد چھٹیوں میں ہم پاکستان جائیں گے اور وہاں میں اور منہا شادی کر لیں گے۔ کتنی بڑی بات وہ کتنی آسانی اور کس انداز میں کہہ گیا تھا، اسے تو اندازہ نہ ہوا، مگر سامنے بیٹھے سنان کو جو محسوس ہوا، اس نے شدت سے دعا کی کہ کسی کو محسوس نہ ہو۔ مبارک ہو بھائی، سارا چہل کے اٹھے اور منہا سے لپٹی۔ مبارک ہو جگر، سنان بھاری مگر پرخلوص دل سے اٹھا اور زیان سے ملا۔ مبارک ہو منہا۔ یہ کہتے ہوئے سنان کے دل سے دو دعائیں شدت سے کیں، تو یا تو یہ کہ زمین کھودے اور وہ سنان اسی میں دفن ہو جائے، یا دوسری یہ کہ منہا ہمیشہ خوش رہے۔
کتنی عجیب ہے نا محبت. وہ اس کی خوشی کی دعا مانگ رہا تھا جو اس کی خوشی تھی، مگر اس کی خوشی کسی اور سے منسلک تھی. اس کے بعد کسی کا کام کہتا وہ محفل سے اٹھایا. انسان بکھرے تو سنبھالنے والے دوست ہوتے ہیں. چنانچہ شدت سے دوستی کی کمی محسوس ہوئی تھی. شام کا وقت تھا اور اس وقت منظر ایک نائٹ کلب کا تھا جہاں دو نفس روبرو براجمان تھے. میری کالز کیوں کاٹ رہے ہو آرڈی؟ بھوری شرٹ والے شخص نے پوچھا. اس کا چہرہ اس وقت اندھیرے کی وجہ سے واضح نہ تھا. میں یہ کام نہیں کروں گا اب، آرڈی نامی شخص نے دو ٹوک انداز میں کہا. اس کا چہرہ بھی اندھیرے میں واضح نہ تھا. میں صحیح تھا نا آرڈی؟ محبت ہو گئی نا تمہیں؟ بھوری شرٹ والا آدمی طنز سے بولا. ہاں ہو گئی. اور تم تو جانتے ہو نا آرڈی محبت اور نفرت دونوں شدت سے کرتا ہے. آرڈی ایک بار پھر اطمینان سے بولا. اطمینان صرف ظاہری تھا یا نہیں کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا. ٹھیک ہے تم کرو عشق مشوقی آرڈی، ہاتھ سے تم اپنے راستے میں اپنے راستے. اسے نقصان پہنچانے کی کوشش سے پہلے یہ سوچ لینا سائن، اس کی پشت پناہی میں کر رہا. ایک لمحہ نہیں لگے گا مجھے تمہیں بھوکے کتوں کو کھلانے میں اگر اسے خراش بھی آئی تو. 1 منٹ. گھڑیاں ساکت ہوں گی. وقت رک گیا. دنیا کی ہوا حیران ہوئی. کلب کی دیواروں نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا. سائن، یہ نام تو ہم کہانی بھی سن چکے ہیں. بھوری شرٹ والا شخص کھڑا ہوا تو چہرے پر روشنی پڑے تو چہرہ واضح ہوا. وہ چہرہ بھی غیر شناسا نہیں تھا. سوہا کے بھائی سائم کو بھلا کون بھول سکتا ہے؟ کرداروں کی چال گھڑی کی سیاں ادھر ہی روک کر ہم چلتے ہیں وقت میں پیچھے کا سفر طے کرنے. 2 سال پہلے یزدان کی ڈھولکی سے 1 دن پہلے کا منظر. منظر کشی کی جائے تو منظر اس وقت اسلام آباد میں موجود سعید ولا کے کشادہ لیونگ روم کا ہے جہاں سعید صاحب، فائقہ بیگم، یزدان اور سائم بیٹھے تھے. یہ وہ دن تھا جب شادی سے پہلے زوہا مینہا کے پاس رہنے آئی تھی اور اس وقت وہ دونوں سامان رکھنے گئی تھی. انکل آپ سے بات کرنی تھی، سائم ذرا تیز لہجے میں بولا. بولو سائم. سعید صاحب لہجے کی اصلی سختی سے بولے. ان کی نرمی صرف گھر تک محدود تھی. انکل مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، وہ صاف انداز میں بولا. کیوں؟ یزدان حیران ہو کر پوچھنے لگا. مجھے پیسوں کی ضرورت ہے یازی. کس لیے؟ سعید صاحب قدرے سخت لہجے میں بولے. انکل بزنس کرنا ہے مجھے، آپ جانتے ہیں ہم نے CSS کیا ہوا ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ یزدان کا CSS پاس ہونے میں اگر 70% محنت کی تھی تو 30% آپ کی کوشش بھی تھی جو آپ کے رتبے اور سیاسی تعلقات کی وجہ سے رنگ لائی تھی. کیا بکواس کر رہے ہو سائم؟ یزدان چیخا. میں بکواس کر رہا ہوں تو معذرت، اور سچ ہے تو قبول کرو، لیکن انکل اس ٹائم مجھے آپ کی مدد چاہیے تاکہ میں اپنا بزنس اسٹیبلش کر سکوں. سائم تیش اور التجا کے ملے جلے تاثرات سے بولا. کتنے پیسے؟ یزدان کے کچھ کہنے سے پہلے سعید صاحب طنزیہ تاثرات سے بولے. 2 کروڑ. سائم گردن اکڑا کر بولا. میں نے آرفن سینٹر نہیں کھول رکھا ہے سائم جو تم جیسے کتوں میں پیسے بانٹتا پھرو. سعید صاحب طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولے. فائقہ بیگم حیرت سے یہ منظر دیکھ رہی تھی. سائم اور یزدان کی اچھی بنتی تھی اور آج تک کبھی یوں آمنے سامنے نہیں آئے تھے اور نہ ہی کبھی سعید صاحب سائم کے ساتھ یوں تلخ ہوئے تھے. اس وقت سائم کے چہرے پر دیکھو تو تسلیم اور ذلت سے چہرہ سرخ و سیاہ ہو رہا تھا. بھاڑ میں جاؤ تم یزدان، اچھی دوستی نبھائی ہے تم نے. ایک آخری احسان کر دے مجھ پر، سوہا کا اس بات کا مت بتانا. یہ کہتا سائم سرخ چہرہ لیے وہاں سے نکل گیا. پیچھے یزدان، سعید صاحب اور فائقہ بیگم سکتے میں بیٹھے تھے کہ ایک دم یزدان کا فون بجا. اسکرین پر ویڈنگ پلانرز کا نام جگمگا رہا تھا. یزدان نے فون اٹھایا اور اگلی طرف کی بات سن کر مزید غصہ ہوا. بھاڑ میں جاؤ تو میں کسی اور پلانر کا بندوبست کر لوں گا. اس نے فون اٹھا کر زور سے دے مارا. یہی وقت تھا جب مینہا اور زوئی نیچے آئیں اور زوہا سائم کو نہ دیکھ سکی. پریشان ہوئی مگر فائقہ بیگم نے بروقت بات کو سنبھال لیا. سارے مسئلے ایک جگہ اور زوہا اور مینہا کی دوستی ایک جگہ تھی. ان کی دوستی میں کوئی درار نہیں ڈالنا چاہتا تھا. سعید ولا سے نکلتے وقت سائم کے چہرے پر شدید طیش اور نفرت تھی. سعید صاحب کی باتیں ہتھوڑے کی طرح ذہن میں چبھ رہی تھیں. کہتے ہیں انسان کو غصے میں کوئی فیصلہ نہیں لینا چاہیے، نہ ہی کوئی قسم اٹھانی چاہیے. مگر شاید سائم اس بات سے واقف نہ تھا. سعید ولا سے باہر نکلتے وقت اس نے خود سے ایک وعدہ کیا، سعید خاندان کو تباہ و برباد کرنے کا وعدہ، ایک ایک کی زندگی ختم کر دینے کا وعدہ. اور اسی وعدے کی تکمیل میں اس نے ایک فون کال لگائی اور وہی فون کال یازی کی شادی کے دن اس کے جنازے کا باعث بنی. کہتے ہیں غصے میں شیطان انسان پر مزید حاوی ہو جاتا ہے. سورہ یوسف میں ہے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. میں نے تو نہیں کہا تھا کہ یزدان کا ایکسیڈنٹ ایک حادثہ تھا. وہ حادثہ نہیں، ایک دوست نما دشمن کی دشمنی تھی. کہتے ہیں بہترین دوست
बदतरीन दुश्मन साबित होता है। साइम ने इस कहावत को सच्चाई का रूप दे दिया, और वजह थी गुस्सा, वजह था पैसा, हसद, पैसे का हसद। हसद बहुत बुरी चीज़ है मीना, ये तो भाव बर्बाद कर देती है और धोखा अपने ही देते हैं। हैरान नहीं हुई ये मोड़ सुनकर? कहानी का एक बेबुकत सा किरदार भी कहानी का विलन निकला, मगर जोहा के अल्फाज याद करे तो शायद हैरत में कमी हो। इंसान को धोखा वही देता है जिससे मोहब्बत हो। धोखा, हसद, बेवफाई सब अपने ही करते हैं। क्या जिंदगी थी। एक भाई ने मिन्हा से सब छीना और उसकी बहन ने मिन्हा को सब कुछ दे दिया। ये कहानी है दोस्ती की, यज़दान और साइम की झूठी दोस्ती की, मिन्हा और जोहा की सच्ची दोस्ती की। और वे कैसे भूल गए? हसद यूसुफ को हसद में आकर धोखा भी भाइयों ने दिया था, ये तो फिर फकत एक दोस्त था। हाल माजी की पेचीदा और हैरत में मुब्तला कर देने वाली किताब को छोड़कर अगर हाल के अफसाने की तरफ चलो तो हालात यहाँ भी शदीद पेचीदा थे। कोई दिल मिला रहा था, कोई खिड़चियाँ समेट रहा था। अजीब है ज़िंदगी। यहाँ एक घर में मातम होती है तो दूसरे घर में शामियाने बजने लगते हैं। कोई खुशी मना रहा होता है तो कोई इसी वक्त खाम। किसी का जनाजा उठता है तो किसी की डोली। किसी घर खुशी की दावत होती है, किसी के घर जनाजे की। कहीं सांस बजते हैं, कहीं दिल बुझते हैं। किसी के हाथों में मेहंदी लगती है तो किसी के दुआ के लिए उठे होते हैं। किसी की गोद भरती है, किसी की गोद उजड़ती है। कहीं फूलों से बारात का इस्तकबाल होता है और कहीं इन्हीं फूलों से मैयत की रुखसती। और मज़े की बात यह है कि सब अपनी ज़िंदगी में मगन, दुनिया से अनजान होते हैं। यही तो है ज़िंदगी, और कहानी में भी यही तो हो रहा है। जहाँ ज़ियान शाह और मीना सईद की ज़िंदगियाँ खूबसूरत तरीन सफ़र पर रवां दवां थीं, वहीं सनान अहमद का दिल मानो कांच की मानिंद वक्फे वक्फे से टूटे ही जा रहा था। और कितनी जालिम है ये दुनिया कि इस तबाही से वाकिफ़ भी ना थी। यूनी में पेपर्स यूं ही चलते रहे। इनकी दोस्ती अब भी वैसी ही थी, कुछ नहीं बदला था, मगर सब कुछ बदल गया था। वो शरारतें, वो खेलना, सब कहाँ खो गए किसी को अंदाज़ा ना हुआ। आज इनका आखिरी पेपर था और प्लान के मुताबिक एक हफ्ते बाद चारों की पाकिस्तान की फ़्लाइट थी। मिन्हा चाहती थी कि वो अपने मुल्क में ही शादी करे, और ज़ियान भी अपने शहर में ही ये हसीन दिन मनाना चाहता था। यूनी से 4 माह की छुट्टियाँ थी। पाकिस्तान जाने के 1 माह बाद इनकी शादी थी। हम अक्सर सोचते हैं कि अल्लाह ताला की कादिर ज़ात जो हर गुनाह माफ़ कर देती है, वो शिर्क क्यों माफ़ नहीं करती? ज़िंदगी में कभी ना कभी हर शख्स ने इस सवाल तो सोचा होगा, लेकिन यकीन जानो, इस सवाल का जवाब चाहिए तो मोहब्बत कर लो, और फिर महबूब को किसी और का आशिक बनने देखो, तब तुम समझोगे कि शिर्क क्या है। आजकल की मोहब्बतें तो आर्जी हैं। अगर तुम्हें इनमें शिर्क बर्दाश्त नहीं तो तुम्हें 70 माओं से ज़्यादा चाहने वाला ज़ात शिर्क कैसे माफ़ करेगा? मेरी दुआ है इब्ने आदम, तुम कभी महबूब का महबूब ना देखो, वरना ऐसा बिखरोगे कि संभालने वाला भी डरेगा। और यही हाल सनान अहमद का था। राजा सल्तनत छोड़ दे तो शायद भूल जाए, लेकिन मुहिब मोहब्बत छोड़कर कभी नहीं भूलता। अभी भी वो चारों यूनी के जीनों पर बैठे थे। मिन्हा, पैकिंग हो गई ना? सारा मिन्हास ने पूछा था। हाँ होगी, वैसे भी ज़्यादा शॉपिंग तो पाकिस्तान से करनी है, मिन्हा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। आज का वो यूं ही हर वक्त मुस्कुराती रहती थी। सही 4 माह बाद सब इकट्ठे वापस आएंगे? सारा अफजान और मिन्हा दोनों से पूछ रही थी। मैं नहीं आऊँगा, जवाब सनान की तरफ से आया तो तीनों एकदम चौंके। क्यों? सियान ने हैरत से पूछा। सनान के चेहरे पर महमूम सी मुस्कुराहट आई। उसे आंखों से समझने वाले दोस्त को अब अल्फाज दरकार थे। यानी ये खामोशी भी किसी काम की नहीं? यानी मैं बयान करके बताऊं, मन के उदास हूँ। वह बेआवाज़ जो नेलिया का शेर बड़बड़ाया और फिर सीधा हुआ। मैं जिनेवा नहीं आऊँगा, अब मुझे जर्मनी के एक यूनी में एडमिशन मिला है, मैं वहाँ शिफ्ट हो रहा हूँ। क्यों सनान? मिन्हा के मुझसे नाम सुनकर सनान का दिल ज़ोरों से धड़का। दिल के ऐसी की गोद में सर रख के धाड़े मार मार कर रही, इतनी ज़ोर से कि गला बैठ जाए, सांस रुक जाए, धड़कन थम जाए, मगर हमारे जालिम समाज के बनाए गए बेमायनी असूलों में से एक है कि मर्द रोता नहीं है। जिनेवा मेरा नहीं है, मेरा हो भी नहीं सकता मिन्हा, मेरे लिए बना ही नहीं है। यहाँ रहने का कोई फ़ायदा नहीं, ना शहर मेरा है ना लोग मेरे हैं। हर चलती हवा सांस लेने के बजाय दम घोटती है मेरा। यहाँ रहा तो जिस्मानी तौर पर भी मर जाऊँगा, दिल तो वैसे ही मर चुका है। उसने बात आखिरी आहिस्तगी से कही थी। ये क्या बात हुई सनान? हम सब यहीं रहेंगे, शादी के बाद हमने भी यहीं आना है। मिन्हा उसके जाने का सुनकर शदीद उदास हुई थी। यही तो मसला है, शिर्क नहीं देख सकता मोहब्बत में।
یہ بات اس نے اتنی آہستگی سے کہی کہ شاید اسے خود بھی صحیح سے نہ سنائی دی ہو، اور پھر وہ اٹھ گیا۔ ایک بار پھر سنان نے میدان چھوڑ دیا۔ پیچھے بچے مہرے نہ سمجھی اور ساکت آواز کے ساتھ اس کی پشت دیکھ رہے تھے۔ وہ یہ کیوں کر رہا تھا؟ کوئی نہیں جانتا تھا وہ یہ کیوں کر رہا تھا۔ سارا جانتی تھی۔ یہ ہفتہ منہا سعید کی زندگی کا خوبصورت ترین ہفتہ تھا۔ سارا ہفتہ منہا سارا اور زیان کے ساتھ شاپنگ کرتی رہی۔ شادی کا سامان اور چند اور چیزیں بھی لینی تھی، اور یہی ہفتہ سنان احمد کی زندگی کا برا ترین ہفتہ تھا۔ ہر گزرتا دن اسے مات کا احساس دلاتا تھا، اور وفات تو دیکھو کہ غم مات کا نہیں تھا، مال غنیمت چھن جانے کا تھا۔ اور اس ہفتے میں سنان احمد سے کسی نے رابطہ نہیں کیا۔ کیا تھی یہ دنیا؟ جن لوگوں کو وہ دوست کہتا تھا، اب وہی لوگ اس کی خاموشی نہیں پہچان رہے تھے، حتیٰ کہ ایک ہی گھر میں رہنے کے باوجود زیان نے بھی اس کی خاموشی کی وجہ نہیں پوچھی تھی۔ منہ تو یوں پھرا ہوا تھا جیسے کبھی اس سے رشتہ رہا ہی نہ ہو۔ وہ بھی اس وقت یہی سوچ رہا تھا جب یکدم فون بجا۔ اس نے بے جان ہاتھوں سے فون اٹھایا، اور جہاں سارا مبین کا ناک میں جگمگا رہا تھا، افسردہ مسکراہٹ نے اس نے کال اٹھائی۔ شامیانے لگوانے کے لیے کال کی ہے، لہجے میں نہ طنز تھا نہ تانا، بس بے بسی تھی۔ کیسے ہو سنان؟ سارا نے آہستہ سے آواز میں پوچھا۔ سنان کو اس سوال پر ہنسی آئی، مگر جب جواب دینے لگا تو زبان لڑکھڑائی۔ نہ جانے کیا ہو، وہ 26 سالہ مرد کسی نوعمر بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ سانس لینا مجبوری ہے سارا، جینا کون کم وقت چاہتا ہے؟ آدم زاد جو دنیا میں جنت سے نکال کر بھیجا گیا تھا بطور سزا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر یہاں ہم خوش رہیں؟ وہ کسی اور کی ہو رہی ہے سارا۔ مجھے غم اس کا نہیں ہے، غم اس کا ہے کہ وہ میری نہیں ہے۔ سنان ہچکیوں کے درمیان بلکتے ہوئے بولا۔ دوسری جانب اس کی یہ حالت دیکھ کر سارا بھی رونے لگی۔ وقت سب ٹھیک کر دے گا سنان، اسے بمشکل تسلی دینی چاہیے۔ جھوٹ کہہ رہی ہو تو؟ جھوٹ کہتے ہیں لوگ، وقت مرہم نہیں خنجر ہے۔ میرا غم وقت کے ساتھ کم نہیں ہو رہا بلکہ 1000 گنا بڑھ رہا ہے سارا۔ دعا کرو میں مر جاؤں، اگر زندہ رہا تو جی نہیں پاؤں گا۔ میں جیتی جی مر جاؤں گا سارا، میں جیتی جی مر رہا ہوں۔ راتیں بہت لمبی ہو رہی ہیں سارا، بہت لمبی، اور پھر جنہیں نیند نہیں آتی انہیں معلوم ہے صبح ہونے میں کتنے زمانے لگتے ہیں۔ اور خاموشی اتنی شدید اور وحشتناک ہے کہ دل ٹوٹنے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ کوئی 6 فٹ کے مرد کو ایسے روتے ہوئے دیکھ لیتا تو شاید خود ٹوٹ جاتا۔ صبر کرو سنان، سارا نے ایک بار پھر تسلی دینے کی کوشش کی۔ کم بخت صبر ہی تو نہیں آتا، محبت اور صبر میں ایک کو چننا تھا، اور میں ٹھہرا بدنصیب، میں نے محبت چن لی۔ میرے لیے دعا کرو، یا وہ آ جائے یا موت۔ یہ کہہ کر اس نے فون رکھ دیا۔ اس وقت وہ صوفے پر لیٹا ہوا تھا۔ یہیں پڑے رہتے اسے چند منٹ گزرے ہوں گے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ جواب نہ پائے جانے پر دروازہ خود ہی کھول لیا گیا۔ سنان نے آنکھیں موندی مگر وہ جانتا تھا کہ کون آیا۔ کچھ دیر بعد ایک نرم سا لمس اس کے آنسو سے تر چہرے پر محسوس ہوا۔ آپ رو کیوں رہے ہیں بھائی؟ بھوری آنکھوں میں مشال اس کے سر کے پاس زمین پر ہی بیٹھ گئی تھی، اور ہاتھوں سے اس کے آنسو پونچھ رہی تھی۔ کیا ہوا سنان بھائی؟ وہ سنان کو یوں روتا دیکھ کر بہت پریشان ہو گئی تھی۔ تمہارا سپر ہیرو بھائی ہار گیا مشی، میں ہار گیا ہوں۔ دنیا بہت ظالم ہے مشی۔ ایک شخص، صرف وہی ایک لڑکی چاہیے تھی مجھے، میری محبت، اسے مانگنے تک کا موقع نہیں دیا دنیا نے۔ وہ روتے ہوئے مشی کو سینے سے لگا دیا۔ مشال نے بھی اپنے چھوٹے ہاتھ اس کے گرد دھمال کیے اور اس کی کمر تھپکنے لگی۔